हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक हमारे हिंदी पर 3 वीडियो जा चुके हैं और 3 वीडियो के अंतर्गत हमने ये जानने की कोशिश की 3 वीडियो के अंतर्गत हमने ये जानने की कोशिश की कि हिंदी में चर्चाएं करते करते हम स्वरों वर्ण पर पहुंच गए थे। वर्ण पर पहुंचते समय हमने ये जाना था कि पूरी हिंदी वर्णमाला के अंदर जो वर्ण होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। उन्हें 2 रूप में विभाजित किया गया है। एक जिन्हें कहते हैं स्वर, एक कहते हैं व्यंजन। जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है 33 और जो हमारे स्वर होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 11। 13 नहीं, कितनी होती है? 11। अगर आप संस्कृत की बात करें, संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और उनकी संख्या 13 होती है। ये हमने आपको तीसरे वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी। आज आप मेरे साथ इस चौथे वीडियो में यानी हिंदी की चौथी क्लास में ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने पिछली क्लास में ही स्वरों का वर्गीकरण स्टार्ट कर दिया था। आपने तीसरा वीडियो नहीं देखा तो रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, आप जाइए तीसरे वीडियो को देखिए और जानने की कोशिश कीजिए। चलिए तो बात करते हैं किसकी? स्वरों की। स्वरों का वर्गीकरण हमने जाना था कि स्वरों का वर्गीकरण, स्वर जो होते हैं उनका वर्गीकरण किस तरह किया गया है। स्वर कहते हैं जो स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर जो वर्ण होते हैं, वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं सवर्ण, एक होते हैं व्यंजन। जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या होती है 33। हमने बताया था आपको कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर होते हैं, जो हमारे स्वर होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 हमने आपको बताया था, एक होता है हर्ष स्वर, जिसे लघु स्वर या एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दूसरा जो हमने आपको स्वर बताया था वो बताया था द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, या आप द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था एक प्लुत स्वर। 2 की चर्चाएं हमने कर ली थी, है ना। 2 की चर्चाएं हमने कर ली थी। पहले वाले की संख्या कितनी होती है? 4। दूसरे वाले की संख्या कितनी होती है? 7। 4 7 कितने हुए थे? 11। ये प्लुत स्वर क्या है? आइए प्लुत स्वर के बारे में जानकारी देते हैं आपको। कल हमने जो क्लास ली थी उस क्लास के अंतर्गत आपको समझाया था कि कल की क्लास आपकी प्लुत जो स्वर होता है उस पर जारी रहेगी। हालांकि प्लुत स्वर को लेकर पेपर में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर पेपर में कोई सवाल पूछा जाएगा तो आपको वो याद रखना होगा, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर को लेकर पूछा जाएगा। आज हम स्वरों का ही वर्गीकरण की स्वर की जो वर्गीकरण होगा उस पर आ रही परिचर्चा को ही आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग आधार पर कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो आप कॉपी में हेडिंग बनाइए, सब बच्चे हेडिंग बनाइए प्लुत स्वर कि प्लुत स्वर क्या होता है। प्लुत स्वर हेडिंग बनाइए सब बच्चे, प्लुत स्वर। आइए जानते हैं प्लुत स्वर क्या होता है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? आइए जानते हैं प्लुत स्वर किसे कहते हैं। हेडिंग बनाइए प्लुत स्वर। हेडिंग बनाइए सब बच्चे कॉपी में हेडिंग, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर हेडिंग बनाइए तो इसमें इसे सुनिए पहले। वे स्वर जिनका उच्चारण लंबे समय तक किया जा सकता है। वे स्वर जिनका उच्चारण लंबे समय तक किया जा सकता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओम, जैसे कोई संगीतकार आपने देखा होगा, उसमें जो आ शब्द होता है, आ, इसका उच्चारण लंबे समय तक करता रहता है। आ इस तरह उच्चारण करता रहता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो आ एक स्वर है ना, इसका उच्चारण लंबे समय तक किया जा रहा है। ये धीरे धीरे इसका उच्चारण लंबे समय तक किया जाएगा। तो याद रखिए 2 या 2 से अधिक बार इसका उच्चारण किया जाएगा। तो याद रखिए ओ स्वर नहीं, वो स्वर नहीं, हर्ष स्वर नहीं, दीर्घ स्वर नहीं, वो सिर्फ कहलाएगा आपका प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। जैसे कहते हैं ओम, यानी इसमें जो आ है वो 2 बार प्रयोग किया जाए, इसे कहते हैं इसे जो हम इसे कहा जाता है हमारा प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। तो आपने जाना क्या कि जो ए होता है, ए का आप उच्चारण 2 बार करिए, आ बन जाएगा। आ को आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। ये एक होता है आपका ओम, है ना, ओम, तो ये बन जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी? प्लुत स्वर की संख्या होती है कितनी? प्लुत स्वर जो होते हैं उनकी संख्या होती है 8। कितनी होती है इनकी संख्या? 8। एक तो होता है आपका ए और जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं। एक तो होता है आपका ए और जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं उन सबको मिलाकर प्लुत स्वर की संख्या होती है 8। किसी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, किसी भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से क्लीन कर दे रहा हूँ। अब आप कॉपी में हेडिंग बनाएंगे। ओस्ट
यानी हम स्वर का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, स्वर के वर्गीकरण पढ़ते पढ़ते आप मेरे साथ आए। अब जो स्वर का वर्गीकरण था, अब हम स्वर कितने हैं, स्वर हैं 11 स्वर के अंदर हम उन्हें अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक जो दूसरा हमने आधार लिया है उन्हें वर्गीकृत करने का, वो है ओष्ठ या ओठ की प्रकृति का। जब आपको होठ कहते हैं ना, ओष्ठ की प्रकृति आधार, उन्हें कहते हैं हिंदी में ओष्ठ। ओष्ठ की प्रकृति के आधार पर, ओष्ठ की प्रकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, हेडिंग बनाइए, ओष्ठ की प्रकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ओष्ठ की प्रकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण किसकी आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। यानी जब आप कोई स्वर बोलते हैं, 11 स्वर हैं आपके, 11 स्वर में से जब भी आप कोई स्वर बोलेंगे, जैसे ही आप कोई स्वर बोलते हैं तो आपके जो ओष्ठ होते हैं उनकी आकृति कैसी हो जाती है ना, वृत्ताकार होती है या फिर अवृत्ताकार होती है, आइए जानते हैं। तो याद रखिए, ओष्ठ की आकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वे हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वृत्ताकार, एक होता है अवृत्ताकार। यानी आप कोई 11 स्वर में से कोई स्वर उठाइए और बोलकर देखिए, अगर आपके जो ओष्ठ है अगर वे गोल हो जाए, है ना, अगर वे गोल हो जाए तो याद रखिए वो वृत्ताकार स्वर होगा। अगर वे गोल नहीं हो तो याद रखिए तो जो स्वर होगा वो आपका होगा कौन सा, अवृत्ताकार। जैसे ऊ, आप जैसे आपने ऊ बोला, जो आपके ओष्ठ थे उनकी जो आकृति गोल हो गई, तो याद रखिए जो ऊ है ना, ऊ जो ऊ आप बोला है ना, जो आपने ऊ बोला तो उसे याद रखिए, उसे वृत्ताकार स्वर कहा जाता है ना। उसके बाद जैसे ही आप कोई इनमें से कोई स्वर उठाइए, जैसे ई, जैसे आपने ई बोला तो जो आपके ओष्ठ की आकृति थी वो वृत्ताकार नहीं हुई, अवृत्ताकार रही, तो आप उसे अवृत्ताकार स्वर भी कह सकते हैं। चलिए, आपको पता होना चाहिए इनकी संख्या कितनी होती है, जो वृत्ताकार स्वर होते हैं वे कितने होते हैं, जो अवृत्ताकार स्वर होते हैं वे कितने होते हैं। देखिए इधर देखिए, जो वृत्ताकार स्वर होते हैं, जो वृत्त के आकार के होते हैं ना, उसके बाद देखिए एक तो होता है आपका ऊ, जब आप इसे बोलेंगे तो आकृति आप कैसी हो जाएगी, एक होता है आपका बड़ा ऊ, एक होता है आपका ओ, एक होता है आपका आऊ। इन चारों को बोलकर देखिए, जो मैंने गोले में बनाई इन चारों को बोलकर देखिए, अगर आपके ओष्ठ की आकृति, अगर आपके ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार हो तो इन्हें आप वृत्ताकार स्वर कह सकते हैं। कितने स्वर हुए, 4, इन्हें छोड़कर जो 7 स्वर बच गए वे सभी स्वर अवृत्ताकार स्वर कहे जाते हैं। इन 4 स्वर को छोड़कर, 4 स्वर कौन कौन से, ऊ, आप ऊ का उच्चारण करिए, जैसे आप ऊ का उच्चारण करेंगे आपके जो ओष्ठ की आकृति है वो गोल हो जाएगी, जो ओष्ठ की आकृति होगी कैसी हो जाएगी, गोल हो जाएगी। ऊ का उच्चारण करिए, ओष्ठ की आकृति गोल हो जाएगी। जब आप बड़े ऊ का उच्चारण करिए, आऊ का उच्चारण करिए, या आऊ का उच्चारण करिए, तो आपके जो ओष्ठ की आकृति होगी वो गोल हो जाएगी। जब ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है, वृत्त के आकार की हो जाती है, तो आप उसे वृत्ताकार स्वर कह सकते हैं। जब इनकी संख्या 4 है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों, कुल स्वर कितने होते हैं, 11 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7। यानी अवृत्ताकार की जो संख्या होती है, अवृत्ताकार जो स्वर होते हैं उनकी जो संख्या होती है, अवृत्ताकार स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 7। तो अवृत्ताकार तो इनकी संख्या होगी कितनी, 4, तो उनकी संख्या कितनी होती है, 7। वे 7 कौन कौन से हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं, एक तो होगा आपका ए, एक तो होगा आपका ए, दूसरा आपका होगा आ, है ना, दूसरा आपका होगा आ, फिर होगा ई, फिर होगा आपका बड़ी ई, फिर उसके बाद होगा री, है ना, फिर होगा ए, फिर होगा आपका वो बड़े वाला है ना। ये तो ये कितने होंगे, 7, 4 और 3 7 हो जाएंगे आपके, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलो इतना तो समझ में आया है ना, इतना तो समझ में आया कि जो वृत्ताकार स्वर है वे कितने होते हैं, जो अवृत्ताकार स्वर है वे कितने होते हैं। पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो सर ये बताइए ये क्या बला है, ये जो आप कहते हैं आ, है ना, इसके ऊपर ये चंद्र बिंदु लगाया, चंद्र बिंदु जब कहते हैं जब यहाँ बिंदी हो, इस टाइम यहाँ बिंदी नहीं, इस टाइम यहाँ बिंदी नहीं है, तो फिर ये है क्या, तो आप इसे जानिए, इसे क्या क्या कहते हैं। ये आ जो आप आ के बाद निकालते हैं, इसके ऊपर चंद्र बिंदु के टाइप का जो लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, क्या ये वृत्ताकार स्वर है ना। आप इसकी भी चर्चाएं करते हैं, आइए इसकी भी चर्चाएं करते हैं। इसे आप आगत स्वर या विदेशी स्वर या मेहमान स्वर, है ना, आगत स्वर या विदेशी स्वर या मेहमान स्वर भी कहते हैं, आगत स्वर या विदेशी स्वर या मेहमान स्वर भी कहते हैं। क्योंकि जब आप इसका आ का उच्चारण करते हैं, आ का उच्चारण करते समय जो आपके ओष्ठ की आकृति होती है वो लगभग गोल हो जाती है, तो आप इसे आगत स्वर या मेहमान स्वर या विदेशी स्वर कह सकते हैं। चंद्र बिंदु वाले में बताएंगे हम आपको बाद में, चंद्र बिंदु वाला आपको बाद में बताएंगे। तो बात करते हैं किसकी, आगत स्वर की। तो आगत स्वर, आप इसे आ को आगत स्वर या विदेशी स्वर या मेहमान स्वर कहते हैं। इसके साथ साथ इसे हमने आपको यहाँ क्यों बताया, इसलिए बताया इसे ये एक वृत्ताकार स्वर है। कौन सा स्वर है, वृत्ताकार स्वर, ये बात आपको याद रखनी है। इसे विदेशी, आगत या मेहमान स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद आपको हेडिंग बनानी होगी, आपको जो हेडिंग बनानी होगी, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की
क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी अब हम तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं। सवर का जो वर्गीकरण होगा उसे तीसरे टाइप या तीसरे आधार पर पढ़ रहे हैं कि सवरों को 11 सवरों को किस तरह बांटा जा सकता है। सवरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर सवर का वर्गीकरण, सवर का वर्गीकरण यह हेडिंग बनाइए आप और ध्यान से सुनिएगा। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी जो जीव होती है आपकी, उसकी क्रियाशीलता के आधार पर वो किस तरह की क्रिया करती है। जब आपकी जीव, जब आप 11 सवर में से कोई सा भी एक सवर बोलेंगे, क्या पता आपकी जीव सामने टच हो, आपका मुंह बंद भी हो सकता है, आपका मुंह खुला हुआ भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जो सवर होते हैं, जीभ केवल बात करें, जब आपकी जीभ तालू से टच होगी तो कौन सा सवर बोल सकते हैं आप। जीभ नीचे टच होगी, है ना, दांत पर टच होगी तो कौन सा सवर बोल सकते हैं। अगर पीछे टच होगी तो जीभ आपकी, तो आप कौन सा सवर बोल सकते हैं। सवरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो 11 में से आप कौन कौन सा सवर बोल सकते हैं, इसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जो सवर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो सवर होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। वे होते हैं आपके 3 प्रकार के। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो सवरों की संख्या होती है वो होती है 3। कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। आइए बात करते हैं। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो सवर की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3। तो 3 कौन कौन से, ये देखिए, मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ ये हमारा घर रहा, है ना। हम 3 मित्र थे, 1 2 3 मित्र। ये पहला वाला मित्र, ये दूसरा, ये तीसरा मित्र ए, मित्र बी और मित्र एस। एस का नाम, एस मतलब सोनू। ये 3 बंदे हैं, ये दौड़कर इस घर के, ये मेरा हाउस है, इस घर के पास पहुंचते हैं। जैसे इस घर के पास पहुंचते हैं, जो बंदा सबसे आगे पहुंचता है उसे कहा जाता है अग्र। जो बीच में रह जाता है उसे बोलते हैं मध्य, है ना। जो लास्ट में रह जाता है उसे बोलते हैं पश्च। क्या बोलते हैं? पश्च। ये पश्च, ये मध्य, ये अग्र। इसे क्या बोलते हैं? अग्र। इसे बोलते हैं अग्र, मध्य, पश्च। अग्र, मध्य, पश्च। इसी तरह जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो हमारे ये होते हैं सवर 3 प्रकार के होते हैं। सवर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, समझे। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो सवर होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 वो अग्रसवर, मध्य सवर, पश्च सवर। अग्रसवर, मध्य सवर, पश्च सवर। तो बात करते हैं अग्रसवर, मध्य सवर, पश्च सवर। अग्रसवर कौन कौन से होते हैं, इनकी बात करते हैं। अग्रसवर कौन कौन से होते हैं? जब आप किसी सवर का उच्चारण करते हैं, जब आप किसी सवर का उच्चारण करते हैं तो आप याद रखिए, जब जीभ का केवल अगला भाग सक्रिय हो, जीभ का केवल अगला भाग सक्रिय हो उसको बोलने के लिए, तो याद रखिए उसे कहा जाता है अग्रसवर, अग्रसवर। जब आपकी जीभ का मध्य भाग सक्रिय हो उसे कहा जाता है मध्य सवर। जब आपकी जीभ का पश्च भाग सक्रिय हो उसे कहा जाता है पश्च सवर। तो इसकी संख्या लिखिए। एक तो अग्रसवर में लिखिए ई, छोटे वाला ई, फिर बड़े वाला ई, छोटे वाला ए, बड़े वाला ए और री। मध्य सवर में लिखिए आप ए, मध्य स्वर में लिखिए ए। फिर यहाँ जो पश्च स्वर होगा उसमें होगा आ, फिर होगा ऊ, फिर होगा बड़ा ऊ, फिर होगा आओ, फिर होगा आओ, है ना। उसके बाद तो आपको इतना ही याद रखना है। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मैं बताऊंगा आपको प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, है ना। जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा मैं आपको इंपॉर्टेंट बता कर चलूंगा, ठीक है। अब आप हेडिंग बनाइए कॉपी में, तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर सवर का वर्गीकरण, तालु की स्थिति के आधार पर सवर का वर्गीकरण, तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर सवर का वर्गीकरण, सवर का वर्गीकरण, तालु की स्थिति के आधार पर सवर का वर्गीकरण। देखिए जो आपका दांत होता है, दांत से जो ऊपर का भाग होता है उसे बोलते हैं मुर्दा, वैसे उसे कहा जाता है मसूड़े। उसके बाद का जो भाग होता है उसे बोलते हैं तालु, और तालु के बाद के पीछे जो 2 घुंडी से लटकी हुई होती है उसे बोलते हैं काकल। क्या बोलते हैं? काकल। दोबारा सुनिए, है ना। ये आपका दांत रहा, दांत के पीछे का जो भाग होता है उसे बोलते हैं मुर्दा, मुर्दा के पीछे का जो भाग होता है ना, मुर्दा के पीछे का जो भाग होता है उसे बोलते हैं तालु, और तालु के पीछे का जो भाग होता है उसे बोलते हैं काकल, है ना। तो अब आपको बता दें तालु के आधार पर जो सवर होते हैं उनका वर्गीकरण किस तरह किया गया है। तालु के आधार पर सवर का वर्गीकरण, अभी तक हम सवर पढ़ रहे हैं। 11 सवर को अलग अलग आधार पर बांटा जा सकता है, इन्हें लेकर पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो तालु की स्थिति के आधार पर सवर का वर्गीकरण, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा। अगर ध्यान से सुनेगा सब बच्चे अच्छे तरीके से।
तो ये तो आपका रहा दंत हुआ आपका, ये बीच का जो भाग होगा तालु, ये होगी आपकी काकल, क्या होगी, ये आपकी काकल हुई। काकल जो दो हुंडी से लटके होते हैं ना अंदर, उसे काकल, और ये बीच का जो भाग होता है इसे बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं, तालु। अगर आप ध्यान से सुना सब बच्चे अच्छे तरीके से, अगर ऐसा हो ये आपका तालु रहा और ये रही आपकी जीभ, तालु अगर जीभ के अगले भाग से टच हो जाए, ये तालु रहा, जीभ अगले भाग से टच हो जाए तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आपका जो मुंह होगा बंद हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा तालु की स्थिति के आधार पर जो हमारे स्वर हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। जो तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वर हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। मैं आपको डिटेल से बता रहा 3 भागों में ही क्यों बांटा गया है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, है ना। अगर आपकी जीभ आपके तालु के अगर भाग से टच हो जाए तो आपका मुंह बंद हो, आपका जो मुंह है वो बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाएगा, बंद को दूसरी भाषा में कहते हैं संवर्त। क्या कहते हैं, संवर्त। संवर्त का मतलब होता है बंद। उसके बाद अगर आप, ये रहा आपका तालु, अगर आपकी जीभ पीछे टच हो जाए तो आपका मुंह खुला रहेगा, इसे कहते हैं आप खुला। खुला का मतलब इसे कहते हैं, खुला को कहते हैं दूसरी भाषा में विवर्त, हिंदी भाषा में कहते हैं विवर्त। क्या कहते हैं उसे, विवर्त, विवर्त कहा जाता है। तो बंद एक हुआ आपका बंद, एक हुआ विवर्त। तो उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। आइए देखते हैं कैसी कंडीशन आ सकती है। ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कभी कभी कि ये आपका तालु रहा है ना, ये जो आपकी जीभ है बीच वाले भाग में टच हो जाए तो आपका जो मुंह है वो आधा खुला रहेगा, आधा बंद रहेगा। जब आधा खुला रहेगा इसे बोलते हैं अर्ध खुला। क्या बोलते हैं इसे, अर्ध खुला, है ना, अर्ध खुला। अर्ध खुला इसे बोलते हैं अर्ध बंद, अर्ध बंद या आधा बंद, अर्ध बंद। अभी अब थोड़ी देर पहले आपको बताए थे जो खुला है उसे कहते हैं संवर्त। क्या बोलते हैं, संवर्त। और जो बंद है उसे बोलते हैं विवर्त, विवर्त, इसे बोलते हैं विवर्त। जो खुला है उसे बोलते हैं, तो इसे कह सकते हैं आप अर्ध संवर्त, अर्ध विवर्त, अर्ध संवर्त, अर्ध विवर्त, है ना, अर्ध संवर्त, अर्ध विवर्त। चलिए, तो कितनी कंडीशन बताई मैंने आपको, 3 कंडीशन। जब आपकी जीभ है ना अग्र भाग से टच हो जाए, तालु के अग्र भाग से टच हो जाए, जब आपकी जीभ तालु के अग्र भाग से टच हो जाए तो उसे कहते हैं बंद, है। जब आपकी जीभ तालु के पश्च भाग से टच हो जाए उसे कहते हैं खुला, उसे कहते हैं दूसरी भाषा में विवर्त। जब आपकी जीभ तालु के बीच वाले भाग से टच हो जाए तो उसे कहा जाता है अर्ध खुला और अर्ध बंद। तो यानी आप ऐसे कह सकते हैं तालु की स्थिति के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4। एक तो आपका संवर्त, एक विवर्त, एक अर्ध संवर्त, एक अर्ध विवर्त। तो अब हम आपको बताते हैं, आप लिखिए तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, जैसे मैं बता रहा हूँ इतनी गहराई से कोई नहीं समझाने वाला, उसके बाद नहीं हिंदी पढ़ने को मिलने वाली। तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आप लिखिए, नंबर 1 तालु की स्थिति के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखिए संवर्त। क्या लिखना है, नंबर 1 संवर्त, है ना। नंबर 2 लिखिए अर्ध संवर्त, अर्ध संवर्त, डायरेक्ट इसके ही नीचे अर्ध संवर्त। नंबर 3 लिखिए विवर्त, नंबर 3 लिखिए विवर्त। नंबर 4 लिखिए अर्ध विवर्त, अर्ध विवर्त। आइए हम आपको बताते हैं कि विवर्त कौन सा होता है। आपने पोएम पढ़ी होगी, उसका नाम था जोनी जोनी यस पापा आ। उसमें आ की आवाज आती है। जैसे ही आप आ का उच्चारण करते हैं तो आपका जो मुंह है ना, जो आपका मुंह है, आप लिखिए यहाँ, पहले आप यहाँ लिखिए आ लिखिए। आप यहाँ उच्चारण के आ पढ़ रहे हैं, इसे तालु की स्थिति के आधार पर आ। जैसे आपने आ करा तो आपका मुंह बंद हो जाएगा पीछे से, आ, है ना। जीभ जो देखिए पिछले वाले भाग पर टच होगी, आ। क्या लिख दिया आपने, इसमें आ लिख दिए। जैसे आपने आ लिख दिया तो ये तो आपका आ लिख दिया, तो ये तो आपका विवर्त है, ये अर्ध विवर्त है। अब बताइए जो आप आ है, जब आप आ का संधि विच्छेद करेंगे तो आपका आ जाएगा ए प्लस ए। और आपको पता होना चाहिए आ का मतलब ये आधा होता है, ये भी आधा होता है। एक ए मिलकर 2 आ बनाते हैं, है ना, आधा आधा और पूरा। तो आप ऐसे कह सकते हैं जब इसमें आ आया तो आधे वाले में एक ए तो पक्का आने वाला है, एक ए तो पक्का आने वाला है, समझ गए। उसके बाद जो हमारे ये होते हैं जो दूसरे वाले, एक तो आपका होगा ए, एक आपका होगा बड़ा ए, एक आपका होगा ओ, है ना, और एक आपका होगा आउ। तो इन्हें आप अलग लिख लीजिए, 1 मिनट के लिए आप इन्हें अलग लिख लीजिए, इन्हें अलग लिख लीजिए। और जैसे आप इन्हें अलग लिखेंगे और
इन्हें छोड़कर बताइए कौन कौन से बच गए, इन्हें छोड़कर बताइए कौन कौन से बच गए। मैं आपको बता रहा हूँ समय सारणी, जो सारणी होगी, बुक में एक सारणी दी गई होती है एनसीईआरटी की 11th क्लास में, उसे आपको नहीं पढ़ना है, सारणी को नहीं याद करना है। जैसे मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ इस तरह याद रखिए और आपको याद भी रहेंगे। पूछा जाएगा आपसे कौन सा संवर्त है, कौन सा अर्धसंवर्त है, कौन सा विवर्त है और कौन सा अर्धविवर्त है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं किस तरह याद करनी है। इन्हें साइड में लिख दीजिए, है ना। आपने यहाँ पहले आ लिखा, आ का आधा जो होता है ए होता है, वो अर्धविवर्त में लिख दिया आपने, जैसे आपने अर्धविवर्त में लिख दिया। जो अब बताइए इन्हें छोड़कर, इसे और इसे और इन्हें छोड़कर कौन कौन से बच रहे हैं। जो 11 सवर है, 11 में तो एक तो बच रहा है आपका ई, एक आपका छोटा ई, एक आपका बच रहा है बड़ा ई, एक आपका बच रहा है ऊ, एक बच रहा है बड़ा ऊ, एक बच रहा है आपका रीरी, है ना, ये रीरी बच रहा है। चलिए बात करते हैं, अब बताइए आपका कौन कौन सा बचा है। एक आपका बचा है, अब इनमें से उठाइए, एक आपका ए है ना, उसके बाद आपका ए बड़े वाला ए, उसके बाद है आप, उसके बाद ए के बाद आएगा हाँ ओ, ओ, उसके बाद यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिखिए बड़े वाला आओ। तो इस तरह आपको सारणी बनानी होगी, इस तरह 2 बार बनाइएगा, इस सारणी को 2 बार बनाइएगा। उसके बाद आप इन्हें याद कर लीजिएगा, बार बार पेपर में पूछे गए हैं, है ना। उसके बाद तो जहाँ से पर्सन पूछा जाएगा मैं इसको हाईलाइट करके चलूँगा। वैसे मैं पर्सन की चर्चा आपके सामने करूँगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पर्सन कैसे पूछे जाते हैं। मैंने कहा अगर मैंने द्वारा हिंदी जो पढ़ाई है, मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया, अगर वो समझ में ना आया तो फिर आपको हिंदी कोई नहीं समझा सकता, उससे आसान हिंदी हो ही नहीं सकती, उससे आसान हिंदी हो नहीं सकती। अभी हमने तालु की स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया और उसे अलग अलग भागों में बांटने की कोशिश की, अलग अलग भागों में बांटने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने आपको बताया तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं वे हमारे 4 प्रकार के होते हैं। 4 के 4 प्रकार के नाम बोर्ड पर लिखे गए हैं, उन स्वरों के सामने स्वर के नाम भी लिखे गए हैं, कितनी संख्या होती है उनकी। आप कॉपी में हेडिंग बनाएंगे और सारणी में विदाउट सारणी की आप उन्हें 2 बार बनाकर देखेंगे रफ कॉपी में और नोट कर लेंगे, याद हो जाएगा आपके। उसके बाद आप कॉपी में हेडिंग बनाइए अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ये अनुनासिकता क्या है ना, ये पेपर में वैसे कम चर्चाएं करते हैं, इसकी नंबर 5 है आपका अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, अनुनासिकता के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। नंबर 1 आप देखिए, इसे ध्यान लगाकर, ये आपका आ है ना, आप इसके पर चंद्रबिंदु देख रहे हैं ना, चंद्रबिंदु। अब इस चंद्रबिंदु इसे बोलते हैं चंद्रबिंदु। कौन सा बिंदु? चंद्रबिंदु, इसे बोलते हैं चंद्रबिंदु। और जो है ना, इसे क्या बोलते हैं? चंद्रबिंदु। तो आप देखो, अनुनासिकता के आधार पर आप कह सकते हैं कि वे स्वर जिनके ऊपर चंद्रबिंदु होता है, वे स्वर जिनके ऊपर चंद्रबिंदु होता है उन्हें अनुनासिक स्वर, उन्हें बोलते हैं अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर उन्हें, जैसे ओम है, इसके ऊपर औ है, इसके ऊपर ये लगाइए तो आपका बन जाएगा अनुनासिक स्वर। पूछा नहीं जाएगा पेपर में, है ना, इसे डिलीट कीजिए आप, इसका आपको पढ़ना भी नहीं है। उसके बाद एक मिनट आपको बता सकता हूँ, जैसे ए लिखा आपने, इसके ऊपर बिंदी लिख दी, इसी बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार यही आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना, है ना। इसे बोलते हैं निरअनुनासिक स्वर, आप इसे इतना कह सकते हैं और कुछ नहीं कहना इसको। उसके बाद आप कॉपी में बनाइए, जो बच्चे के द्वारा, यानी पढ़ने वाले क्लासरूम में, जो क्लास में पढ़ते हैं बच्चों के द्वारा या एग्जामिनर के द्वारा क्लास में, ये ऐसा कोई स्वर ही रहता ही नहीं, ऐसा कोई स्वर रहता ही नहीं। लेकिन जो यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने लगातार बना दिया, स्टडी करते रहते हैं। आइए जब अगली हेडिंग बनाइए, जाति के आधार पर, यानी जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। नंबर 1 सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। नंबर 2 विजातीय स्वर। जो सजातीय स्वर होते हैं वे स्वर जिनकी जाति समान होती है, उन्हें सजातीय स्वर। जिनकी जाति अलग अलग होती है उन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। जैसे ए लिखा आपने, उसके बाद लिख दिया आपने आ, देखिए हल्का हल्का दोनों इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यानी दोनों जाति सेम है। आपने ई लिख दिया, उसके बाद लिख दिया बड़े वाला ई। आपने ऊ लिख दिया, आपने बड़े लिख लिया, बड़े वाला ऊ, है ना, बड़े वाला ऊ लिख दिया। उसके बाद तो इन्हें कहा जाता है सजातीय स्वर। कौन सा स्वर? सजातीय स्वर। अगर आपने यहाँ लिख दिया ए और इधर लिख दिया ई,
देखिए अलग अलग नहीं हुए गए, अलग अलग नहीं हो गए, तो इन्हें कहा जाता है विजातीय स्वर। आज हमने केवल स्वर का वर्गीकरण किया। किसका? स्वर का वर्गीकरण किया। इस क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। मेरी आपकी मुलाकात अब 5वें भाग में होगी। अब हम धीरे धीरे जो हमारे व्यंजन हैं उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ने के पश्चात हम जिस टॉपिक पर चलेंगे, आपका जो आपका फेवरेट होगा और पूरी हिंदी का सबसे हार्ड टॉपिक होगा, वो आपका होगा संधि। मैं आपको इतने आसान और सरल तरीके से संधि करना सिखाऊंगा। जिंदगी में संधि पढ़ाऊंगा। जिंदगी में कभी भी किसी भी संधि में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको पूरा डिटेल से पढ़ाने के पश्चात आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह आप पल भर में कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं। संधि से आएगा कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं। स्टेट जो पेपर होंगे, स्टेट के जो पेपर होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं, उन सब में हिंदी जरूर आती है। ये मेरा ऐसा मानना है। एक आधा पेपर, एक आधा अपवाद हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्टेट के जितने भी पेपर होते हैं सब में हिंदी जो एक सब्जेक्ट है वो अच्छी भूमिका निभा सकता है आपको जॉब दिलाने में। ठीक है, तो बात करते हैं कल कौन से पार्ट में। कल हम मिलेंगे आपको 5वें पार्ट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।